नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम यहाँ पर आपके लिए गणित के टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें क्या होगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपने इन सभी प्रश्नों को समझ लिया तो ये मान के चलिए आपके 20 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 20 प्लस तो आ ही जाएंगे, बैक की तो बात छोड़िए, आपके 20 प्लस आएंगे। लेकिन आपके लिए शर्त यही है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए। अच्छा, यहाँ पर जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तब तक हम एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम कई मॉडल पेपर, एक तरीके से कह सकते हैं कि 10-10 प्रश्नों के, या फिर आने वाले समय में 18-18 प्रश्नों के आपको मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे, जैसे पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में हमने आपको उपलब्ध कराए थे। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे थे आप लोगों के लिए। तो इस बार भी उसी तर्ज पर हम आपको प्रश्न उपलब्ध कराएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको प्रश्नों की समझ हो जाएगी और अगर परीक्षा में कोई उस तरह का प्रश्न आ जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप क्या कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल पीछे मत हटा करो कोई भी चीज़ को ज्वाइन करने में, कोई भी फेसबुक पेज को लाइक करने में। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो उसी चाल से 5 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। अब आपको देख के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो सकता है लग रहा हो, लेकिन यही क्वेश्चन 70% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और परीक्षा में गलत करके चले आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो उसी चाल से 5 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। देखो, अगर सिंपल सा प्रश्न अगर ये परीक्षा यूपी टेट की परीक्षा या सुपर टेट की परीक्षा में आया होता तो आप आसानी से कर देते कि 2 घंटे में चल रही है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 120/2, और 5 घंटे में कितनी चलेगी, 120/2 गुणे 5 कर देते, 2 छक्के 12, और ये आपका उत्तर आ जाता 300 किलोमीटर। ठीक है, यही आपको उत्तर आ जाता। लेकिन अब हमें यहाँ पर करना है डीएलएड की परीक्षा में, और डीएलएड की परीक्षा में हमें पूरा विस्तार पूर्वक करना होता है, तभी तो नंबर मिलता है। तो हम इसको विस्तार पूर्वक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, एक जगह लिख देते हैं समय, ये लिख दिया समय। ठीक, और हमने इधर लिख दिया दूरी, समय और दूरी। सबसे पहले हम लिखते हैं समय कितना है, 2 घंटा है, और 2 घंटे में कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर, और 5 घंटे में पूछ रहे हैं कितना चलेगा, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझिए। देखो, इसमें 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक अनुलोम और एक होता है प्रतिलोम। अनुलोम क्या होता है, जब दोनों चीज़ें बढ़ जाएं, जैसे 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में क्या होगी, ज़्यादा जाएगी। यानी अगर समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पर एक साइड में तीर लगा दो। ये हमने एक साइड में तीर लगा दिए, और जिस तरह तीर लगेंगे, जैसे ये 2, 5 की तरफ तीर जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 बराबर जिधर तीर जा रहा है उसको नीचे रख दीजिए, 120/x। ठीक, ये आपके सामने इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलो आपका क्वेश्चन हो गया। ये x है, बराबर के उस तरफ जाएगा, उधर हो जाएगा x बराबर, ये 120 है, 120, और ये 5 जब उधर जाएगा तो 120 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120/5, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को 120 से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 60, और 60 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे वो आसानी से वहाँ कर दिया था कि अगर यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षा आती तो वहाँ पर आपका
10 सेकंड में हो जाता। लेकिन यहाँ पर डीएलएड है तो पूरा प्रोसेस से करना पड़ेगा और हमें ये सारा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, ये रहा 2 घंटे में 120 किलोमीटर। अब 5 घंटे में कितना चलेगी तो हमें मालूम नहीं है, एक्स हमने मान लिया। और जब मैंने बताया ना कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब समय बढ़े तो दूरी भी बढ़ रही है, समय बढ़े तो दूरी भी बढ़ रही है। आपको मालूम, मान चलो आप अपने मन में एग्जाम्पल ले लो कि कोई ट्रेन है, मान लो 2 घंटे में लखनऊ से कानपुर चली जाती है, तो वो 5 घंटे में क्या होगी, 5 घंटे में तो वो काफ़ी दूर चली जाएगी, अलीगढ़ तक चली जाएगी लखनऊ से। ठीक है, मतलब ज़्यादा दूरी तय कर लेगी। तो हमें क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो तीर के निशान होते हैं ये एक ही तरफ लगते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में नीचे की तरफ लगे हुए हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जिस तरफ तीर का निशान जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो नीचे वाली संख्या उसको नीचे रख दो। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ तीर है x, तो यहाँ पर x नीचे रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे डिवाइड करना, जैसे सॉल्व करना होता है वैसे कर लिया और आपका आंसर आ गया 300 किलोमीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर, मन में मत रखिएगा। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, 10 मजदूर क्या कर रहे हैं, किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला हुआ है ताकि आपको पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो, जब रेलगाड़ी 2 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही थी तो 5 घंटे में क्या होगी, ज़्यादा किलोमीटर चलेगी ना, यही तो होगा। लेकिन मजदूर की कंडीशन अलग होती है। अगर 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, अगर हम मजदूर बढ़ा देंगे तो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा ना, यही तो होता है। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें, मान चलो मजदूर, और यहाँ लिखें दिनों की संख्या, मजदूर हैं 10 और काम हो रहा है 30 दिन में। अगर मजदूर की संख्या दोगुनी कर दी जाए, यानी 10 दूना 20 कर दी जाए, तो काम के दिन जो होंगे वो घट जाएंगे, यानी जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, कम दिनों में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता तो नहीं है, हम यहाँ पर x लिख देते हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि यानी एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ घटे, तो तीर सदैव कैसा लगेगा, उल्टा लगेगा। एक नीचे है तो एक ऊपर। क्लियर हो गई बात। इसमें इतना डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये वाला ऊपर लगाएं कि ये वाला ऊपर लगाएं, कोई भी लगा दो, आपका आंसर आना चाहिए। देखो अब यहाँ पर इसको कर दो, ये 20 की तरफ तीर है ना, नीचे देखो आ रहा है, तो इसको 20 को नीचे रखेंगे, 10/20 बराबर। अब ये देखो 30 की तरफ तीर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब 30 को नीचे रखेंगे, x/30। ये आपकी बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 है, ये 30 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 30/20 बराबर x। अब इसको काट लो, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से ये 30 कट गया, आ गया 15। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी 10 मजदूर 30 दिनों में काम करते हैं किसी काम को, वही काम को 20 मजदूर 15 दिन में ख़त्म कर लेंगे। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 15 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। देखो दोनों क्वेश्चन इसीलिए डालें ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, यानी ये वाला भी बढ़ता है, ये वाला, इस जैसे ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, ये आपको अपने दिमाग में पता होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन कैसे। अब ये आपको कोई बताने नहीं आएगा अलग से। जैसे मज़दूर और दिनों की कंडीशन होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मज़दूर बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। इसी तरह क्या होता है कि मान चलो कि एक नल है, ठीक है, टंकी में पानी भर रहा है, एक नल खोल रहे हैं तो 10 घंटे में टंकी में पानी भर पा रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, हम उसी जगह 5 नल खोल दें, 5 नल एक साथ खोल दें, तो टंकी में जो पानी है वो जल्दी भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है।
मजदूर और दिनों के केस में यही होता है कि एक चीज़ बढ़ती है, यानी मजदूर बढ़ाएंगे तो दिन घट जाते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला क्या प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 3, 5, 6 और a का समांतर माध्य 5 है तो a का मान बताओ। देखो समांतर माध्य का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, समांतर माध्य, ठीक। हम कह सकते हैं आंकड़ों या फिर पदों का योगफल, ठीक। आप पूरा लिख लीजिएगा, योगफल होगा और नीचे होगा आंकड़ों की संख्या या फिर हम कह सकते हैं पदों की संख्या, ठीक। समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है 5, ये हमने 5 रख दिया समांतर माध्य के नीचे। आंकड़ों का योग, आंकड़े कितने हैं 3, 5, 6 और a, ठीक है। योग है तो इसका मतलब इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, बटे का निशान लगा दिया। और पूछ रहे हैं आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4 बटे 4 कर दिया, ठीक। अब ये 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। 3 + 5 यानी 8, 8 और 6 14, 14 प्लस a को तो जोड़ नहीं सकते, a की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रश्न में दे रखा है a का मान बताओ। तो इस 14 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, a बराबर 20 - 14, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a की वैल्यू 6 निकल के आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है नीचे कमेंट में बता दीजिए, आसानी से उस डाउट को भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 4। 100 रुपये अंकित मूल्य के शेयर जिनका बाजार मूल्य 300 रुपये प्रति शेयर है और दलाली 3% है। देखो धीरे धीरे मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि जिसको ना समझ में आ रहा हो आसानी से समझ जाए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दे। देखो कोई शेयर है, उसका जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये, बाजार मूल्य है 300 रुपये। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब हम शेयर खरीद रहे हैं तो हमें दलाली देनी पड़ती है। देखो जब भी आप शेयर खरीदोगे तो आप डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते, बीच में कोई ना कोई दलाल जरूर होता है जिसे कहते हैं ब्रोकर अगर होगा तभी आप शेयर खरीद पाओगे। तो यहाँ पर जो उसकी ब्रोकरेज है यानी दलाली है वो 3% है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 150 शेयर खरीदने में, कितने शेयर खरीदने हैं 150 शेयर खरीदने हैं, हमें कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। देखो जब भी शेयर खरीदा जाएगा, मान चलो कि आप बाज़ार जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, मान लो कोई बैग आपको पसंद आ जाता है, तो बैग जो है जब दुकानदार ने ख़रीदा होगा, हो सकता है उसने 500 का ख़रीदा हो लेकिन बेच वो कितने का रहा है 600 का बेच रहा है। तो जब आप ख़रीदने जाओगे तो वो 500 का देगा कि 600 का देगा, ये बताओ। 500 रुपये उसके लिए हो गए अंकित मूल्य, यानी जिस पर उसने ख़रीदा, और 600 रुपये हो गया बाजार मूल्य, यानी वो जिस मूल्य पर किसी ग्राहक को अपना सामान बेचेगा। यहाँ पर यही बताया जा रहा है जो बाजार मूल्य है वो है 300 रुपये। तो जब भी हम खरीदेंगे कोई चीज़ या शेयर खरीद रहे हैं तो हम बाजार मूल्य पर खरीदेंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो किस मूल्य पर खरीदेंगे, आप खरीदेंगे सदैव बाजार मूल्य पर। ये चीज़ याद रखिए, सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि शेयर को किस मूल्य पर खरीदा जाता है, अंकित मूल्य पर कि बाजार मूल्य पर। तो शेयर को बाजार मूल्य पर खरीदा जाता है। तो चलो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना सलूशन। तो लिखते हैं यहाँ पर, एक शेयर का मूल्य बराबर कितना है 300 रुपये। हमें खरीदने कितने हैं 150 शेयर, तो 150 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा 300 × 150। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 45, 2 0 और 1 0, यानी 45,000 रुपये तो केवल शेयर का बाजार मूल्य है। अभी हमने इस पर दलाली तो दी नहीं है, तो दलाली किस पे दी जाती है, दलाली सदैव बाजार मूल्य पर दी जाती है। तो दलाली है कितनी 3%, तो 3% किसका निकालेंगे, बाजार मूल्य का निकालेंगे। तो 3% बाजार मूल्य का निकालो, बाजार मूल्य आपका है 45,000 रुपये, इसका 3% निकालो, जब परसेंट होगा तो 3/100 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप इसका 1 0 2 0 1 0 2 0 इसको आप काट लेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 135 और 1 0, यानी 1350 रुपये तो हमारी दलाली जा रही है सिर्फ। ठीक है, 1350 रुपये दलाली जा रहे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 150 शेयर खरीदने के लिए खर्च धनराशि। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले तो शेयर का जो बाज़ार मूल्य है उसको लिख देंगे 45,000 प्लस दलाली 1350, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 46,350 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 150 शेयर खरीदने के लिए हमें धनराशि कितनी खर्च करनी पड़ी, 46,350 रुपये। यानी हमें क्या करना होगा, हमें तो बाज़ार मूल्य देना होगा शेयर का, और फिर जो उस पर दलाली लग रही है वो भी देनी होगी। तो हमें टोटल कितना खर्च करना पड़ रहा है, शेयर का जो बाज़ार मूल्य है और जो दलाली है, इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 46,350 रुपये। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही धीमे धीमे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 5वां प्रश्न यहाँ पर है, देखो इसको शॉर्ट के माध्यम से मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक की मैंने आपको परिभाषा भी बता दी थी। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो वीडियो की लिस्ट में जाइए, वहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए। चेक की परिभाषा भी बताइए, चेक के प्रकार भी बताएं। फिर से बता देता हूँ आपको चेक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला चेक होता है आपका धारक चेक, दूसरा होता है आदेशित चेक, तीसरा होता है रेखांकित चेक। ठीक है, इसी धारक चेक को क्या कहते हैं, बियरर चेक। आदेशित चेक को क्या कहते हैं, ऑर्डर चेक। रेखांकित चेक को क्या कहते हैं, क्रॉस्ड चेक। ठीक है, धारक चेक में क्या होता है, मान लो आपने किसी के नाम चेक काटा, मान चलो कि आपने सुरेश के नाम चेक काट दिया। ठीक है, अब सुरेश जो है वो बैंक नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने किसी साथी को भेज देगा, या फिर हो सकता है वो खुद भी चला जाए। तो जो धारक चेक काटी जाती है, बियरर चेक काटी जाती है, उसमें जिसके नाम काटी जाती है वो, या फिर वो किसी अपने वाहक को। ठीक है, यहाँ पर धारक की जगह हम वाहक भी कर सकते हैं, वाहक चेक। ठीक है, तो वाहक को या फिर स्वयं बैंक जाकर भुगतान करवा लेता है। ऐसी कंडीशन में चेक के पीछे उसका साइन होना जरूरी। मान चलो हमने सुरेश के नाम चेक काटा है, तो सुरेश का साइन होना ज़रूरी है चेक के पीछे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि हाँ सुरेश ने ही भेजा इसको। आदेशित चेक में क्या होता है, आदेशित चेक में जिसके नाम चेक काटा गया वही भुगतान करा सकता है। मान चलो सुरेश के नाम चेक काटा, तो सिर्फ और सिर्फ सुरेश ही उसको भुगतान करा सकता है। रेखांकित चेक में क्या होता है, रेखांकित चेक काटी जाती है और चेक के कोने में ऊपर यहाँ लिख दिया जाता है, 2 लाइनें खींच के, अकाउंट पेई ओनली। क्या लिख दिया जाता है, अकाउंट पेई ओनली। यानी जिसके नाम चेक काटा गया, मान चलो सुरेश के नाम चेक काटा गया है, तो वो सुरेश के बैंक अकाउंट में ही पे होगा। ठीक है, उसको आप नगद पे नहीं करा सकते, नगद कैश नहीं करा सकते, वो केवल खाते में ही भुगतान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ चेक कितने प्रकार के होते हैं, तीनों के टाइप भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। अगला प्रश्न है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। यानी यहाँ पर आपके पास दर नहीं पता है, आपको क्या करना है, दर निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दे क्या रखा है, आपके पास सिर्फ समय दे रखा है। समय कितना है, 20 वर्ष है। बोल रहे हैं कोई धन है वो 4 गुना कब हो जाएगा। देखो मान के चलो कि मूलधन कितना है, मूलधन x है। देखो हमने यहाँ पर मूल लिख दिया है, लेकिन आपको पूरा मूलधन लिखना है, ये इसकी आदत डाल लीजिए। यहाँ पर हम समझा रहे हैं इसीलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं। मूलधन मान लो x है और वो 20 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। 4 गुना यानी जब कुछ दिनों बाद कोई धनराशि बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कहते हैं। वो 4 गुना हुई जा रही है 20 वर्षों में। समय 20 वर्ष, मूलधन है x, मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 4x।
अब यहाँ पर आप ये समझिए कि मूलधन x है, मिश्र धन 4x है, ठीक है। तो मूलधन और मिश्र धन के जो बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो ब्याज होता है, ठीक है। जब मूलधन में कुछ ब्याज जोड़ देंगे तभी तो मिश्र धन आता है। तो मिश्र धन है 4x, मूलधन है x, तो ब्याज कितना हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 3x। यानी आपके सामने ब्याज दे रखा है 3x, समय दे रखा है 20 और दर आपको पता नहीं है, मूलधन x दे रखा है, यानी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। P मतलब मूलधन होता है प्रिंसिपल वैल्यू, R होता है रेट और T होता है टाइम, ठीक है। साधारण ब्याज आपके सामने कितना आ गया 3x, P यानी मूलधन कितना है x, रेट आपको निकालना है, T आपके सामने 20 दे रखा है और अपॉन 100, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 पंचे 100, ठीक। हमें R निकालना है तो R को हम लोग अकेला रखेंगे, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, ये 5 यहाँ पर डिवाइड में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपके सामने साधारण ब्याज दे रखा है 3x, P यानी मूलधन दे रखा है x, R निकालना है और टाइम 20 दे रखा है और बटे में 100 कर दिया, ठीक है। 20 पंचे 100 कट गया, 5 बराबर के उस तरफ ले गए तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ये x अपॉन में आ गया। तो क्या करेंगे, x कट जाएगा, R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15%, ठीक है। जब भी रेट की वैल्यू निकालेंगे परसेंट जरूर लगाइएगा, वरना एग्जामिनर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि इसको आता नहीं है, इसने कहीं से नकल मार ली है, एग्जामिनर यही समझेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि R यहाँ पर कैसे 15% आ गया, ठीक है। देखो प्रश्न को देख के कई लोग कहेंगे कि अरे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, केवल समय दे रखा है और कुछ दिया ही नहीं, लेकिन ये सब हमें निकालना है। हम यहाँ पर मूलधन को x मान लेंगे, मिश्र धन 4 गुना हुआ जा रहा है, यानी कोई धन है वो 20 वर्षों में 4 गुना हो जा रहा है, यानी मिश्र धन 4x हो गया। अब मिश्र धन 4x हो गया तो ब्याज हमें निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन निकल आता है, 4x माइनस x बराबर 3x, ठीक है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला लगाकर रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता देना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, हम अलग तरीके से भी समझा सकते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 दे रखी है आपके सामने कि 10x³ है माइनस 39x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 15 में 2x माइनस 5 से भाग दो, ठीक है। चलो अब इसको भी भाग दे के देख लेते कितना आसान है कितना कठिन है। यहाँ पर हमने लिख दिया 2x माइनस 5, ये हमने लगा दिया, 10x³ माइनस 39x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 15, ठीक। ये चीज़ समझ गए। अब भाग करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लगा है 2x, यहाँ पर लगा है 10x³, यहाँ पर जब x को हम x³ बनाएंगे तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को हम 10 तब बनाएंगे जब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ध्यान से देखिए, ये 10x³ लिखा है, 2x से डिवाइड कर रहे हैं, 2 पंचे 10 और x से काटेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी 5x स्क्वायर, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5x स्क्वायर से इसको गुणा कर देंगे, 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर के जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x³ और 5 जब 25 माइनस का 25x स्क्वायर। अब इसको घटा दो, घटाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे वाले की साइन बदल देंगे, ये साइन बदल गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया।
अब ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो ये कट जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घट जाएगा, माइनस का आ जाएगा 14x²। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि 39 बड़ा है, 25 छोटा है, तो 39 वाले का साइन लगेगा और 39 वाले का साइन है माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब अगली संख्या उतार लो, प्लस 41x, ठीक है। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 14x² है कि 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -7x। अब -7x का जब हम 2x - 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -7x और 2x का मल्टीप्लाई किया तो आया -14x²। -7x का -5 में मल्टीप्लाई किया तो आएगा प्लस का 35x। प्लस का क्यों आया? क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस का है, ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, तो ये कट जाएगा। 41x - 35x, इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा प्लस का 6x। प्लस का क्यों आया? क्योंकि प्लस का बड़ा वाला है, ठीक है। अब अगली संख्या उतार लो, माइनस की 15। अब 2x को 6x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, +3। 2x - 5 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 5 3 जा 15, ये हो गया, ठीक। अब इसको घटा दो, माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, दोनों घट गए, फाइनल सॉल्व हो गया। तो आपका उत्तर आया 5x² - 7x + 3। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि आपको डिवाइड करना तो आता ही है। इस तरह आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने प्रश्न दे रखा है कि 3x + 7x - 6। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो x का गुणांक देख लो 3 और संख्या देख लो 6। 6 कितना होता है? 18 होता है। अब 7x को हमें ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिनका गुणा 18 आए। तो 18 कैसे आएगा? 7x को हम देखो 9 और 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जब 9 और आपका 2, 9 - 2 कितना होता है? 7, और 9 दूना होता है 18। तो इसका मतलब 9 और 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो ये हमने 3x² + 9x - 2x - 6, ये हो गया। अब इसमें कॉमन ले लो, 3x², 9x में कॉमन क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3, ठीक। अब यही x + 3 उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। ऐसे ही जो ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ रखा वही यहाँ रख देते हैं बिना देखे। अब यहाँ पर है x, यहाँ है -2x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x को हटा देंगे, मान लो ये x हटा दिया तो कितना बचा? केवल -2 बचा ना, तो वही -2 उठाकर हम यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने 2 चीज़ें आ गई, 3x - 2 एक ब्रैकेट में, 3x - 2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x + 3 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें इसके आगे कुछ नहीं करना। अगर 1 नंबर में आता तो 1 नंबर पूरा मिल गया, 2 नंबर में आता तो 2 नंबर पूरा मिल गया। अगर इसी जगह कह देता कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर x की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ती। 3x - 2 = 0 करना पड़ता। ऐसी कंडीशन में क्या होता कि x की जो वैल्यू आती 2 बराबर के उस तरफ जाता, प्लस का हो जाता, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता, 2/3 वैल्यू आ जाती। इसी जगह x + 3 से जब हम x की वैल्यू निकालते तो क्या होता, ये 3 प्लस का उस तरफ जाता तो x की जो वैल्यू आती -3। अगर कभी प्रश्न में ये बोल दे कि इसमें x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर आपके सामने 2 वैल्यू आ जाती, x = 2/3, x = -3, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में केवल आपको बोल दिया इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ यहाँ तक कर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब प्रश्न संख्या 9 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है घातांकीय रूप में लिखो।
देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो लघुगणक रूप में लिखो या तो घातांकीय रूप में लिखो, यही दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब मान चलो दिया है log 636 बराबर 2। अब इसको क्या करना है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप में लिखने के लिए ये जो आधार है, नीचे जो संख्या लिखी होती है इसको आधार कहते हैं, आधार को लिख दो, और ये जो बराबर की उस साइड है इसको पावर में लिख दो, और ये जो संख्या लिखी है इसको बराबर के उस तरफ भेज दो। ये आपका हो गया घातांकीय रूप। ये आपका कहलाता है लघुगणकीय रूप, ये आपका कहलाता है घातांकीय रूप। देखो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 क्वेश्चन ही दिए होंगे, क्योंकि 2 नंबर में आएंगे तो 2 क्वेश्चन दिए होंगे। अब सेकंड वाला करके देख लो। सेकंड वाला दे रखा है log कितना है 8, log 8 512 बराबर 3। ठीक है, log 8 512 बराबर 3। फिर से वही करेंगे, आधार संख्या लिख ली, ये जो बराबर के उस तरफ है इसको पावर में लगा दिया, और ये 512 है बराबर के उस तरफ चला गया। ये आपके सामने उत्तर आ गया। लघुगणकीय रूप से घातांकीय रूप में निकालना कितना आसान है, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब आगे देखो, प्रश्न संख्या 10 को देख लो। ये भी बहुत आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। यहाँ पर आपके सामने ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। देखो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये सब समझाया था। देखो शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, क्योंकि उसमें भी मैं जो वीडियो डालूंगा वो आपसे ही रिलेटेड होगा, कोई गलत चीज़ नहीं होगी, आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं मैथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो शॉर्ट के जो वीडियो होंगे वो भी मैथ के ही लगभग होते हैं। जब यूपी टेट का मौसम आता है तो यूपी टेट के क्वेश्चन डाले जाते हैं। देखो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी। अच्छा, आपने यूनियन का मतलब तो समझा ही होगा, अगर नहीं समझा है तो चाहे गूगल में टाइप करिए यूनियन मीनिंग इन हिंदी। यूनियन का मतलब होता है संघ, यानी सभी को लेकर चलने वाला, सभी को सम्मिलित किया जाता है संघ में, यानी यूनियन में संघ सबको सम्मिलित किया जाता है, जैसे कहा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि सभी को साथ लेकर चलना, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ए की जो वैल्यू है ABCDE, बी की वैल्यू है AEIOU। तो यहाँ पर ए को सबसे पहले लेते हैं ABCDE। ठीक है, अब बी वाले में देखो ए लिखा है, ए तो हम लिख ही चुके पहले से, ई लिखा है, ई भी लिख चुके हैं, आई नहीं लिखा, आई लिखा, ओ लिखा और यू लिखा। ठीक है, यू लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ए यूनियन बी में आएगा ABCDEIOU। ठीक, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको 1 नंबर ये मिल गया। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी की बात, यानी जो यू उल्टा लग जाता है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में दोनों में देख लीजिए आंकड़े, दोनों का डाटा देख लीजिए, और जो कॉमन हो यानी दोनों में सेम हो, जैसे ऊपर ए लिखा है नीचे भी ए लिखा है वो लिख लेते हैं, और ऊपर ई लिखा है नीचे भी ई लिखा है, बस यही 2 ऐसे हैं जो दोनों में सेम है। ठीक है, ये ए, ये ई और ये ई। ठीक है, इनके अलावा कोई भी लेटर सेम नहीं है, तो यही इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इस तरह ये टॉप 10 प्रश्न थे, थोड़ा लेवल आसान था, इसीलिए आसान था क्योंकि अभी शुरुआत है। इसके बाद जब करेंगे तो हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं वीडियो का। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लो, और नीचे कमेंट में अपना नाम ज़रूर बता दो कि आपका नाम क्या है। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।